अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं अ डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसका जो इस टॉपिक का जो तीसरा नाम है वो ये भी हो सकता है इफेक्ट ऑफ इंसुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमारा ईएमडी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 26 है। पिछले वीडियोस में हमने ईएमडी को स्टार्ट किया हुआ था, तो ये देखें लेक्चर्स हैं हमारे। इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये तमाम इन तमाम टॉपिक्स पर बात की हुई है। गाज़िला को बहुत ब्रीफली से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर गाज़िला की एप्लीकेशन है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये फिर तीसरी है, ये चौथी है, देखते जाएं। ओके, लेक्चर नंबर 24 में हमने 23 24 में देखे क्या क्या डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 25 में हमने देखा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 26। इसमें हम एन इंसुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास, हाँ, सबसे पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क महसूस होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ मैं पॉइंट्स की शक्ल में जो होंगे ना वर्ड्स वो लिखूंगा, तो आप उनको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का आ जाता है कि जो कंडक्टर होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कह लें कि एटम्स होते हैं, जो कंडक्टर मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं हम वो एक जगह से वो दूसरी। सपोज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एटम यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो रैंडमली ट्रैवल कर सकते हैं जब इसको हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। या बाज़ का कंडक्टर कोई ऐसे ऐसे भी होते हैं जो खुद ब खुद उनके कंडक्टर मीटर के अंदर एटम्स के दरमियान मोशन होती रहती है रैंडमली। लेकिन बाज़ का कंडक्टर्स को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ता है। ओके, अब इंसुलेटर देखें कि इंसुलेटर में जो हमारे पास पार्टिकल है जहां पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ओके, इनको कोई हिला नहीं सकता, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता, ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता, ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता। कोई भी इंसुलेटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मौजूद। हाँ, कोई आगे कंडीशंस आ सकती हैं कि इंसुलेटर में पार्टिकल कैसे मूव कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बुनियादी फर्क क्या हो गया कि कंडक्टर में जो होते हैं एटम्स पार्टिकल आपस में रैंडमली मूव कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर में पार्टिकल आपस में रैंडमली मूव कर नहीं सकते। ये देखिए, हमने ये एक इंसुलेटर लिया हुआ है। ये हमारे पास एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जहां पार्टिकल पड़े हुए हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं हमारे पास। ओके, ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता, ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता, और ये पार्टिकल यहाँ नहीं मूव कर सकता, ये पार्टिकल ये रैंडमली मूव नहीं कर सकते। ओके, तो ये देखें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्यों लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को इसका आइडिया है तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं आइडिया तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, जो लेक्चर नंबर 7 है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये लेक्चर, इस पर हमने ब्रीफ से बात की हुई है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आप ये लेक्चर दे सकते हैं। तो मैं शॉर्ट यहाँ ये बता देता हूँ कि जो हमारे पास होता है डाइपोल, ये हमारे पास जो ये पार्टिकल है, हमारे पास जो एटम है, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ डाइपोल। तो डाइपोल में हमारे पास क्या होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड वो सेम होती है, और इनमें जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होती है। ओके, ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में उल्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। ओके, तो इसकी रीज़न क्या है वो उसको अभी रहने दें। तो ये हमारे पास जो पार्टिकल्स है इंसुलेटर, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ डाइपोल। डाइपोल का मतलब एक जानिब पे पॉजिटिव चार्ज है और एक जानिब नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये होगा डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये डाइपोल है, ये हमारे पास डाइपोल है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जानिब है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और ये हमारे पास होता है इक्वल क्यू डी।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि जो हमारे पास ये क्यू होता है, ये क्यू ये होता है, ये होता है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। ओके, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डाइपोल, और जब इसको हम डायरेक्शन से डिनोट करें हमारे पास डाइपोल मोमेंट बन जाता है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास इंसुलेटर है। जब इस इंसुलेटर को उठाकर हम किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्ज की जानिब होती है। तो जब हम इस इंसुलेटर को उठाकर किसी इसके अंदर रख देंगे, ऐसे अंदर रख देंगे, तो जो हमारे पास इन इंसुलेटर में मौजूद जो पार्टिकल्स यानी जो डाइपोल मौजूद होते हैं, उनमें थोड़ी सी ऑलमोस्ट प्रोबेबली बहुत बहुत थोड़ी सी जो इन्हें रिसेंबलिंग हो जाती है। रिसेंबलिंग का क्या मतलब होता है कि वो अपने आप को रिसेट कर लेते हैं जो पार्टिकल होते हैं इंसुलेटर में। ये देखें कि जो इनमें जो ये देखें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो इसमें ये देखें थोड़ी डायरेक्शन है ना, ये जब इसको हम इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप को थोड़ा रीअरेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को रिसेंबल कर लेते हैं। ओके हो गया। तो जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, ये ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जो है इसको हम ई नॉट कहते हैं। ओके, इसको हम ई नॉट कहते हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये मेरे पास डायग्राम ए था, ये डायग्राम बी है। इतना मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये डायग्राम देखते जाएं कि ये मेरे पास डायग्राम फर्स्ट है, ये सेकंड डायग्राम है, ये मेरे पास थर्ड डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में देखें वही हमारे पास जो डायग्राम दी थी, अब ये हमारे पास नई डायग्राम शुरू हो गई हैं। ये मेरे पास इतना खत्म हो चुका था, जो इन 2 डायग्राम को हमने इन 3 पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया है। अब यही डायग्राम को हम उठाकर इधर ले जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं कि हमारे पास ये इंसुलेटर है, हमारे पास क्या है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायमेंशन में अपने आप को अलाइन किया हुआ, अपने आप को असेंबल किया हुआ है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी तो वो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को रिसेंबल, अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहाँ एक क्या होता है, टार्क क्रिएट हो जाता है, टार्क क्रिएट हो जाता है। देखें कैसे, कि जब ये देखें हमारे पास सपोज करिए जब इस पर हमारे पास ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर फॉल करेगी, तो जो ये होगा पार्टिकल जो डाइपोल होगा अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर लेगा, यानी कि ये पार्टिकल इस तरह बिहेव करने लग जाएगा, इस तरह। ओके, थोड़ा सा यानी कि स्मॉलर, ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अटोमिक रेडियस से टू लेस अटोमिक रेडियस की तरफ चला जाता है, कि जो अपने आप को रिसेंबल, अपने आप को अलाइन करा लेते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहाँ फिर क्या हो जाए, टार्क क्रिएट हो जाता है। ओके, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या बन गया कि हमारे पास टार्क क्रिएट हो जाता है, टार्क। और टार्क होता है हमारे पास पीई के, ये हमारे पास तीनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसमें हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, इसमें हमारे पास जो पी होता है वो यही होता है, ये वाला क्यू डी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे पास इतनी उम्मीद है यहाँ तक टार्क तक समझ जाएंगे, जो हमारे पास चौथा पॉइंट उसकी भी समझ आ गई होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन पार्टिकल्स इंसुलेटर पार्टिकल पर फॉल होंगी तो यहाँ टार्क क्रिएट हो जाएगा। तो जब टार्क क्रिएट हो जाएगा तो इस इंसुलेटर में एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। यानी ये डायग्राम बी देखें, एक मिनट, ये देख, इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो इंसुलेटर के अंदर जो एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो जो हमारे पास ये ई नॉट है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पार्टिकल्स को अलाइन करने के लिए नीचे मूव कर रही है, जबकि इस इंसुलेटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको हम ई डैश से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो
ये देखें कि हमारे पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया कि देखें इस पार्टिकल में अपर वाली साइड पर तमाम जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जबकि लोअर साइड पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इधर नेगेटिव नेगेटिव और नीचे वाली साइड पर पॉजिटिव पॉजिटिव लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस पाँचवें पॉइंट की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। ओके, इनको अपने आप वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे व डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है, जबकि जो ये होंगी ई नाट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर फिर एक जो होता है ना रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। वो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ओके, ये ई है, ये हमारे पास ई नाट है, ये ई डैश है, ये मेरे पास सिंपल ई है। तो यानी कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर मूव कर रही है तो इसके नतीजे में इसके ऑपोजिट ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी। तो यानी कि इनके दोनों के एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, ये वाली। तो इनके रिजल्टिंग में एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो ये बनेगी। रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो जीत जाएगी, यानी कि उसी की डायरेक्शन में जो पार्टिकल होंगे वो अपने आप को लाइन कर लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हमारे पास थ्री डायग्राम थी। अब हमारे पास जो सिक्स्थ पॉइंट है कि इसमें जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ई नॉट ई डैश, इसका क्या मतलब है कि जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नीचे लगा रहा है उसमें से हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास ये सिंपल जो ई होगा यानी कि वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। ओके हो गया। तो अब यहाँ एक डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन किसकी है? पोलराइजेशन की। वो डेफिनेशन इस तरह है कि द प्रोसेस इन विच डाइपोल्स आर formed in insulator in the presence of external electric field is called polarization। अगेन सुन लीजिए, the process in which dipoles are formed in insulator in the presence of external electric field is called polarization। ये मेरे पास एक डेफिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो ई नॉट है यानी कि एक्सटर्नल, जो हमारे पास ये 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट जो हमारे पास ई नॉट है ये हमेशा ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी ई से। ओके, ये इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी ई नॉट ई से। ओके, तो ये 7th पॉइंट हो गया। तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि जो हमारे पास ई नॉट है यानी कि ई है, जो ये ई है ये इसके ऑपोजिट होगी। जो हमारे पास ये ई है, ये सॉरी ये वाली ई, जो हमारे पास ये ई है ये इसके ऑपोजिट होगी, ये वाली। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इससे भी ग्रेटर होगी और इससे भी ग्रेटर होगी। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको अभी रहने दें। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर होगी इससे ई नॉट, जो कि इसके ऑपोजिट मूव कर रही है। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये ऑपोजिट मूव कर रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकंड क्या है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा कम ही रहेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 7 पॉइंट हो गया। अब हमारे पास 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास ये रिजल्टिंग ई आया है, ये रिजल्टिंग ई ये बता रहा है कि जो इंसुलेटर की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से इस पर फॉल कर रहा है, ये इसके ऑपोजिट क्रिएट हो गई है, तो इस इंसुलेटर जो इंटरनली स्ट्रेंथ होगी वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास 8 पॉइंट है। स्ट्रेंथ कमज़ोर होना शुरू, विल बी वीक, किसकी? इंसुलेटर की। ओके हो गया। तो अब हमारे पास 9 पॉइंट क्या है कि इफ़ वी इंक्रीज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास
टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास पोलराइजेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि देखें, जब हम इसकी वैल्यू को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो टॉर्क होगा, यानी कि जब इन इस एक्सटर्नल फील्ड को वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो एटम्स होंगे, डाइपोल होंगे, इनमें जो टार्क होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब टार्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि ये डाइपोल अपने आप को बहुत जल्दी अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास कितना पॉइंट है, ये हमारे पास 9th पॉइंट है। इसको हम इस तरह गैस करते हैं, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो टार्क होगा, ये टार्क है, हमारे पास टार्क की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास टार्क की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, ये भी इंक्रीज होती जाएगी। जब भी अलाइनमेंट इंक्रीज होती जाएगी तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन वाला पोल्स है वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इससे इन पॉइंट नंबर 9 से हम ये एक बात हासिल कर सकते हैं कि जो हमारे पास ई नॉट है, ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है इंसुलेटर में, इसकी वैल्यू वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी। ओके, इसलिए हम ये कह सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट। ओके, तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर ए कह सकते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये निकाली थी इसको हम इक्वेशन नंबर बी कह सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, बी। डन हो गया। अब हम ये हमारे पास पॉइंट था 10। अब हम नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर दें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो जो इंसुलेटर होंगे हमारे पास वो बिहेव करने लग जाएंगे एज अ डाइपोल्स इन कंडक्टर। यानी कि जो इंसुलेटर होगा ये बिहेव करने लग जाएगा एज अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाइपोल्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ मूव करना, रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। ओके हो गया। तो ये अब हमारे पास पॉइंट क्या था, ये हमारे पास 11वां पॉइंट है, 11 पॉइंट है हमारे पास। जैसे जैसे हम टार्क की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे उसके नतीजे में हमारे पास जो डाइपोल्स होंगे इंसुलेटर में वो एक दूसरे की तरफ रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, यहाँ एक कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है। ओके, जब इसको हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसको जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ये नॉट होती है हमारे पास, तो यहाँ क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अलाइन करने का स्टार्ट कर जाएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत अलाइन होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ये नहीं लार्जली, स्लाइटली। ओके, तो इस जब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर दे इन दी डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ऊपर अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे तो इसको फिर हम कहेंगे, इसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, ये हमने केमिस्ट्री में आई थिंक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में। ओके, तो ये हमारा आज का इतना सा टॉपिक था। और अगर हम ये मेरे पास पॉइंट नंबर क्या है 12। ओके, और अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक लास्ट पे पॉइंट रह जाता है, वो आप नोट कर लीजिएगा कि जब हमने ये कहा पॉइंट नंबर 10 में कि जो हमारे पास ये ई डैश इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ई नॉट है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जितना हम
ई की वैल्यू को ई नॉट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे दोनों डायरेक्शन में, वैसे ही हमारे पास ये अपोजिट साइड में इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इसके का मतलब है कि हमारे पास जो ई है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो हम फ्रॉम 10 पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास 10 नंबर 13 होगा, तो फ्रॉम पॉइंट 10 हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ई है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई नॉट के। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सी कह देते हैं। ये हमारे पास ए थी, ये बी थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सी है। यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं, तो हम यहाँ एक कांस्टेंट करते हैं, उस कांस्टेंट को हम के ई कहते हैं। ओके, और जो हमारे पास के ई है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी। ओके, जो हमारे पास ये के ई है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, और डायमेंशन लेस होगा हमारे पास, मेंशन लेस हो गई, क्योंकि कोई भी इसकी डिमेंशन नहीं होगी। और सेकंड बात यह है कि जो ये के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ओके, तो यानी कि जो के की वैल्यू है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं जो ये इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि किस तरह की नेचर है, शेप पर नहीं मैं कह रहा, नेचर पर। हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द के ई इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बट नॉट ऑन द शेप ऑफ द मटेरियल। ओके, सेकंड बात है कि के ई की वैल्यू भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ओके।